सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्रैश कोर्स की 5th वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था स्टेट के ओरिजिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को। वहीं आज के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे स्टेट के फंक्शन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्टेट कितने प्रकार के होते हैं या फिर उनसे जुड़ी प्रमुख टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती है। स्टेट के फंक्शन की सबसे पहली थ्योरी का नाम है ऑर्गेनिक थ्योरी। तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी की, तो सबसे पहले हमें यही जानना होता है कि स्टेट के फंक्शन की ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये थ्योरी स्टेट को कंपेयर करती है ह्यूमन बॉडी के साथ। ये कहती है कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी इसके कुछ ऑर्गन्स और पार्ट से मिलकर बनती है, उसी तरह से स्टेट भी उसके कुछ ऑर्गन्स या फिर पार्ट से मिलकर बनती है। वहीं इंडियन ट्रेडिशंस में मनुस्मृति, शुक्रानीति, अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी को दिया गया है, यानी कि स्टेट के 7 ऑर्गन्स की बात की गई है। वहीं एरिस्टोटल ने भी स्टेट की ऑर्गेनिक थ्योरी को दिया, और ऑर्गेनिक थ्योरी कहती है कि जो स्टेट है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, साथ में एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि जो इंडिविजुअल है वो डिपेंड करता है स्टेट के एग्जिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल ने भी कहा है कि स्टेट का जन्म व्यक्ति के कल्याण के लिए ही होता है, व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए होता है, और उसी के विकास के लिए वो बना रहता है। और साथ में ये थ्योरी ये भी बताती है कि जो स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रमुख कृति लेवाइथान, जो कि 1651 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने स्टेट को एक लेवाइथान के साथ कंपेयर किया है, जो कि एक आर्टिफिशियल मैन है लेकिन पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ ब्लंटशली ने अपनी प्रमुख कृति द थ्योरी ऑफ द स्टेट, जो कि 1979 को पब्लिश होती है, स्टेट को मैन के साथ और चर्च को वुमेन के साथ कंपेयर किया है। वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने नेचुरल मैन और स्टेट मैन के बीच अंतर स्थापित किया है। ऑर्गेनिक थ्योरी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के नाम हैं, जिनमें पहला नाम आता है प्लेटो का, उसके बाद एरिस्टोटल, फिर आता है कौटिल्य, उसके बाद आता है शुक्राचार्य, फिर आता है मनु, मनु के बाद हॉब्स, हॉब्स के बाद रूसो, रूसो के बाद बर्क, बर्क के बाद स्पेंसर, स्पेंसर के बाद ब्लंटशली। वहीं स्टोइक्स को भी इनमें शामिल किया जाता है। और नोट करने वाली बात यह है कि बायोलॉजिकल स्कूल ने भी स्टेट की ऑर्गेनिक थ्योरी को दिया है। प्लेटो ने स्टेट को डिफाइन करते हुए कहा था कि स्टेट इज द इंडिविजुअल रिटलार्ज, अर्थात राज्य व्यक्ति का एक बृहत रूप होता है। वहीं दूसरी तरफ एरिस्टोटल ने स्टेट को परिभाषित करते हुए कहा था कि मैन इज बाय नेचर इज पॉलिटिकल मैन, वन हु लिव्स विदाउट स्टेट इज अ बीस्ट और अ गॉड। तो बेसिकली एरिस्टोटल कहते हैं कि मनुष्य नेचर से ही एक राजनीतिक प्राणी होता है, और जो बिना राज्य के रहता है वह या तो पशु होता है या फिर भगवान होता है। वहीं दूसरी तरफ रूसो ने फेमसली एक कोट किया था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि मनुष्य की तरह राज्य भी इच्छा की शक्ति से प्रेरित होता है। वहीं दूसरी तरफ एडमंड बर्क ने कोट किया था, जिसमें ये लिखते हैं कि राज्य का ऐतिहासिक विकास जीवित प्राणी की तरह ही है। कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी को दिया है, जिसमें इन्होंने स्टेट के 7 ऑर्गन्स की बात की है, जिनमें पहला आता है किंग अर्थात स्वामी, दूसरा आता है मिनिस्टर्स, जिनको हम अमात्य या फिर मंत्री कहते हैं, तीसरा आता है ट्रीजर यानी कि कोष खजाना, चौथा आता है दंडा यानी कि पनिशमेंट देना, पांचवां आता है दुर्ग यानी कि राजधानी, छठा आता है जनपद, वहीं सातवां आता है अलाइज यानी कि मित्र। तो कौटिल्य ने बेसिकली स्टेट के ये 7 ऑर्गन्स की बात की है, जो कि स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से अगर एक भी ऑर्गन या फिर एक भी अंग ना हो तो स्टेट फिर अच्छे से काम नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मनु ने भी सप्तांग थ्योरी की बात की है, अर्थात इन्होंने भी राज्य के 7 एलिमेंट्स को बताया है, जिसमें इन्होंने पहले एलिमेंट को कहा है किंग अर्थात स्वामी, दूसरा एलिमेंट इन्होंने बताया है मिनिस्टर्स यानी कि अमात्य, जिन्हें हम मंत्री भी कहते हैं, और तीसरा एलिमेंट इन्होंने बताया ट्रीजर यानी कि कोष, और चौथा एलिमेंट इन्होंने बताया मिलिट्री यानी कि सेना, वहीं पांचवा एलिमेंट इन्होंने बताया दुर्ग यानी कि राजधानी, वहीं छठा एलिमेंट इन्होंने बताया रियल्म जिसे हम जनपद भी कहते हैं, और सातवां एलिमेंट इन्होंने बताया अलाइज यानी कि मित्र। स्टेट को समझने की अगली थ्योरी आती है एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी,
तो जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी की, तो सबसे पहले हमें यही समझना होता है कि ये बात करती है स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी की, और साथ में ये बात करती है स्टेट की एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की। यानी कि ये बताती है कि स्टेट अपने आप में सॉवरन होता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती है। और ख़ास बात ये है कि इस थ्योरी का कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये स्टेट को मानती है एंड, यानी कि स्टेट को ये लक्ष्य मानती है, स्टेट को ये साध्य मानती है, और इंडिविजुअल को ये मीन मानती है। इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी बताती है कि जो इंडिविजुअल है, यानी कि जो लोग हैं, वे स्टेट की प्रगति के लिए काम करेंगे, स्टेट के लिए काम करेंगे, और जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के लिए कोई काम नहीं करेगा, बल्कि ये लोगों की जिम्मेदारी है। लोगों का काम है कि लोग स्टेट के लिए काम करें, उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करें। और हिटलर और मुसोलिनी ने एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी को ही आगे बढ़ाया, उन्होंने इस थ्योरी को काफ़ी अच्छा माना। एब्सोल्यूटिस्ट थ्योरी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के नाम हैं, जिनमें पहला नाम आता है मैकियावेली का, दूसरा नाम आता है हेगल का, तीसरा नाम आता है हॉब्स का, चौथा नाम आता है नीत्शे का, पांचवा नाम आता है हिटलर का, और छठा नाम आता है मुसोलिनी का। अब हम ये समझ लेते हैं कि मैकियावेली स्टेट के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मैकियावेली ने मॉडर्न जो स्टेट है उसकी शब्दावली को यूज़ किया, और उनको मॉडर्न जो स्टेट है उसके जनक के रूप में भी उन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो एथिक्स है उसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग किया। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की, एब्सोल्यूट किंग की बात की, और इनकी जो प्रमुख किताब है जिसका नाम द प्रिंस है, जो कि 1531 में पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने लिखा कि द पावर विच हैज़ अथॉरिटी ओवर मैन, यानी कि स्टेट के बारे में इन्होंने कहा कि स्टेट के पास ऐसी पावर होती है, ऐसी अथॉरिटी होती है जिसके द्वारा वह लोगों के ऊपर या फिर मैन के ऊपर भी उसका प्रयोग करता है। वहीं दूसरी तरफ हेगल ने कहा था कि स्टेट अपने आप में एक एंड होता है, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो स्टेट के लिए ही काम करेंगे, जबकि जो इंडिविजुअल है वो केवल मीन होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने स्टेट को सर्वोपरि माना, सॉवरेन माना और एब्सोल्यूट माना। तो इन्होंने बेसिकली फेमसली कहा भी था कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये कहते हैं कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि सॉवरेन है, जो कि सब कुछ है। हिगल ने सोशल एग्जिस्टेंस के 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स की बात की, जिनमें पहला आता है द फैमिली, दूसरा आता है सिविल सोसाइटी, और तीसरा आता है द स्टेट। तो जब हम बात करते हैं द फैमिली की, तो इसमें हेगल कहते हैं कि ये पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म से जुड़ा होता है। पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि जो फैमिली होती है, फैमिली के जो लोग होते हैं, उनका आपस में जो परोपकार होता है, एक दूसरे की मदद करना होता है, इस भावना से ये जुड़ा होता है। और वहीं सिविल सोसाइटी में ये कहते हैं यूनिवर्सल इगोइज्म। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि एवरीवन शुड डू व्हाट इज इन हिज ओन इंटरेस्ट, यानी कि लोगों के हित में जो है, लोगों के लिए जो सामूहिक रूप से हैं, उसका जो काम होता है वो होता है सिविल सोसाइटी में। वहीं द स्टेट में ये कहते हैं यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म, यानी कि ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो बेसिकली यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो वैश्विक यानी कि ब्रह्मांड में जो परोपकार होता है उस भावना को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसी संदर्भ में ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो बेसिकली एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन होता है, क्योंकि यहीं पर प्रोग्रेसिव सोशल रिलेशंस पाए जाते हैं, क्योंकि स्टेट अपने आप में कंप्लीट होता है, सर्वोच्च होता है। इसीलिए परोपकार की यानी कि दूसरों के कल्याण की, दूसरों की मदद की जो सर्वोच्च भावना है या जो सर्वोच्च अवसर है वो सिर्फ स्टेट में ही पाए जाते हैं, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी तरफ हॉब्स ने अपनी प्रमुख कृति लेवाइथान, जो कि 1651 को पब्लिश होती है, उसमें इन्होंने लिखा है कि स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर कुड बी सिक्योर्ड ओनली थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट स्टेट। तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमें ऑर्डर या फिर स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करना है तो उसे स्थापित किया जा सकता है एब्सोल्यूट या फिर अल्टीमेट स्टेट में ही। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडरिक नीत्शे लिखते हैं कि राज्य शक्ति का प्रतिरूप है, वह किसी ऐसे नियमों से नहीं बंधा है जो उसकी शक्ति के विस्तार को रोक सके। वहीं ये आगे लिखते हैं कि युद्ध मानव जाति के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अभिष्ट भी है।
तो इनके कोटेशन से यही पता चलता है कि इन्होंने भी पूरी तरह से एब्सोल्यूटिस्ट जो थ्योरी है स्टेट की उसका समर्थन किया था। मैक्स वेबर ने अपनी प्रमुख कृति पॉलिटिक्स एज वोकेशन में लिखा है कि स्टेट इज अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल वायलेंस विद इन अ गिवन टेरिटरी। तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि स्टेट एक ऐसी ह्यूमन कम्युनिटी होती है जो इस बात का दावा करती है कि उसके पास मोनोपोली है कि वे अपनी जो ज़मीन है यानी कि जो उसको जो टेरिटरी प्राप्त है उसके ऊपर अपनी जो फिजिकल फोर्स है उसका लेजिटिमेट प्रयोग करे। स्टेट के फंक्शन की अगली थ्योरी आती है लीगल थ्योरी। तो जब हम बात करते हैं लीगल थ्योरी की तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि इसकी जो की आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये बताता है कि स्टेट एक लीगल पर्सन की तरह भूमिका निभाता है, यानी कि जो वैधानिक व्यक्ति है उसकी तरह ही स्टेट होता है। और ये कहता है कि स्टेट के प्रमुख कार्य होते हैं लॉज को बनाना और जो लोगों के लीगल राइट्स हैं उनको सिक्योर करना। तो इस तरह से ये स्टेट को एक ज्यूरिडिकल पर्सन के रूप में देखते हैं, यानी कि न्यायविद की तरह स्टेट को देखते हैं। और ये कहते हैं कि जो स्टेट है वह लॉज को बनाएगा और ये स्टेट में रूल ऑफ लॉ की भी बात करता है। और इससे जुड़े कुछ प्रमुख थिंकर्स हैं जिनमें पहला नाम आता है ऑस्टिन का, दूसरा नाम आता है बेंथम का और तीसरा नाम आता है ह्यूगो ग्रोशियस का। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जर्मी बेंथम ने जहाँ इंटरनेशनल लॉज की जो शब्दावली है उसको कॉइन किया था, तो वहीं ह्यूगो ग्रोशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूप में देखा जाता है। जॉन ऑस्टिन ने कहा भी था कि अ लॉ इज द कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू इन्फीरियर। तो बेसिकली इसमें जॉन ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि जो कानून होता है वह उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया एक आदेश होता है, यानी कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, उनके द्वारा जो कमज़ोर लोग हैं उनको दिया गया एक आदेश का नाम ही लॉ होता है, कानून होता है। स्टेट के फंक्शन को समझने की अगली थ्योरी का नाम आता है मैकेनिस्टिक थ्योरी। तो मैकेनिस्टिक थ्योरी की कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये बताती है कि स्टेट एक मशीन की तरह होता है। जिस तरह से लोगों ने अपनी काम की सुविधा को बढ़ाने के लिए मशीन को बनाया है, उसी तरह से लोगों ने अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए स्टेट को भी बनाया है। मैकेनिस्टिक थ्योरी का एमर्जेंस होता है 18th एंड 19th सेंचुरी में और ये ग्रीस एंड रोमन एम्पायर में भी फाउंड की जा सकती है। और इसकी कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये बताती है कि स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नॉट अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली ये स्टेट को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं क्योंकि लोगों ने अपनी सुविधा के लिए स्टेट को बनाया है, इसीलिए स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। और ये स्टेट को एक मीन की तरह देखती है जबकि इंडिविजुअल को एक एंड की तरह देखती है। ये थ्योरी बताती है कि स्टेट एक मीन होता है क्योंकि लोगों ने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए स्टेट को बनाया है और स्टेट लोगों की हितों की पूर्ति के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करता है। और ये स्टेट को एक सोशल इंस्टीट्यूशन मानती है और ये स्टेट को एक मैनिफेस्टेशन ऑफ विल के रूप में देखती है। और ख़ास बात यह है कि ये कहती है कि स्टेट अस्तित्व में इसलिए आया है ताकि लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको दूर किया जा सके। हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने भी मैकेनिस्टिक थ्योरी को दिया जब इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को स्थापित किया। इन्होंने कहा कि राज्य की जो स्थापना है वो लोगों के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुई है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भी मैकेनिस्टिक थ्योरी को यूज़ किया क्योंकि इन्होंने कहा कि जब लोगों को ये लगा कि स्टेट ऑफ नेचर में उनका रहना मुश्किल हो गया है, उनके सामने कुछ कठिनाइयाँ आ गई है, तो लोगों ने अपनी सुविधा के लिए स्टेट की स्थापना की। और बेंथम ने स्टेट को एक ऐसा साधन बताया जिससे ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर को बढ़ावा मिल सके, यानी कि लोग अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर सके, इस तरह के कार्य स्टेट को करने चाहिए। तो इस तरह से हम नटशल में कह सकते हैं कि स्टेट लोगों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा साधन है जिससे लोग अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर सके और अपने इंटरेस्ट को गेन कर सकें। स्टेट के फंक्शन की अगली इम्पोर्टेंट थ्योरी का नाम है लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी। तो इस थ्योरी का जन्म होता है 18th सेंचुरी में और इसका कोर आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि ये बताता है कि स्टेट अपने आप में मीन है और इंडिविजुअल अपने आप में एंड है, यानी कि स्टेट साधन के रूप में काम करेगा लोगों के लिए। और इसने मिनिमल स्टेट अर्थात पुलिस स्टेट की बात की है, यानी कि ऐसा स्टेट जो कम से कम लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, केवल पुलिस के कार्य करेगा, जैसे
लोगों को सिक्योरिटी देना, शांति बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना। और इसने स्टेट को एक नेसेसरी इविल के रूप में देखा है, यानी कि नेसेसरी है क्योंकि यह लोगों को सिक्योरिटी देता है, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करता है, और इविल इसलिए है क्योंकि ये लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको कम करती है, कर्टेल करती है। और इस तरह से जो लिबरल थ्योरी है वो बात करती है मिनिमल गवर्नमेंट की, यानी कि जो शासन है वो कम से कम हो। और दूसरी बात यह है कि ये बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की, और ये स्ट्रेस करता है लोगों की नेगेटिव फ्रीडम की, क्योंकि ये लोगों को जो चाहे करने की अनुमति देता है। और इसी तरह से थॉमस पेन ने कहा है कि स्टेट एक नेसेसरी इविल है, यानी कि आवश्यक बुराई है। और इस थ्योरी का कोर थीम है लेसे फेयर, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि स्टेट व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करेगा। लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के नाम हैं, जिनमें पहला नाम आता है जॉन लॉक का। तो जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा नाम आता है एडम स्मिथ का। तीसरा नाम आता है जेरेमी बेंथम का। चौथा नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर का। पांचवा नाम आता है डेविड रिकार्डो का। छठा नाम आता है थॉमस पेन का। वहीं सातवां नाम आता है जेफरसन का। अब हम ये समझ लेते हैं कि जॉन लॉक स्टेट के बारे में क्या कहते हैं। तो जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में जाना जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने स्टेट को कहा नाइट वॉचमैन स्टेट, यानी कि इन्होंने ये कहा कि जो स्टेट का प्रमुख काम है वो सिर्फ लोगों की सुरक्षा करना है। और इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी इज़ इक्वल टू ट्रस्ट, यानी कि जो सरकार है या फिर गवर्नमेंटल जो अथॉरिटी है उसको उन्होंने ट्रस्ट के साथ जोड़ा। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने लोगों को राइट टू रेसिस्टेंट का अधिकार दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि अगर सरकार लोगों के हितों के लिए काम नहीं करती है, लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ावा नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो रेसिस्टेंट कर सकते हैं, यानी कि विद्रोह कर सकते हैं। और इस तरह से लॉक ने 3 प्रकार के नेचुरल राइट्स को मेंशन किया, जिनमें पहला आता है लाइफ, दूसरा आता है लिबर्टी और तीसरा आता है प्रॉपर्टी। वहीं नोट करने वाली बात ये भी है कि जो थॉमस जेफरसन हैं उन्होंने 3 प्रकार के नेचुरल राइट्स की बात की, जिनमें पहला आता है लाइफ, दूसरा आता है लिबर्टी और तीसरा आता है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी के अगले थिंकर का नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को जाना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक। और दूसरी खास बात यह है कि इन्होंने स्टेट को कहा नाइट वॉचमैन स्टेट, और इन्होंने इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट दिया। जिस तरह से एरिस्टोटल ने कहा था कि जो व्यक्ति होता है वो पॉलिटिकल एनिमल होता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता है, उसी तरह से इन्होंने भी कहा कि जो व्यक्ति होता है वो इकोनॉमिक मैन होता है, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक्स या फिर ट्रेड से अलग नहीं हो सकता है, बल्कि इकोनॉमिक्स या फिर ट्रेड उसकी परम आवश्यकता होती है। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति में सहज रूप से व्यापार करने या फिर ट्रेड करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो होता है उसको कुछ नेचुरल लिबर्टी मिली होती है, जैसे फ्रीडम ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड जो है वो व्यक्ति के नेचुरल राइट के रूप में देखा जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने भी लेसे फेयर की बात की, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया जिसका नाम है इनविजिबल हैंड। इन्होंने जो एक स्टेट का इंटरवेंशन होता है इकोनॉमिक स्फीयर में, या फिर जो व्यक्ति ट्रेड करता है, इकोनॉमिक्स करता है, उसमें स्टेट का जो इंटरवेंशन होता है उसको इनविजिबल हैंड कहा, यानी कि अदृश्य हाथ कहा। क्योंकि ये कहते हैं कि जब एक स्टेट व्यक्ति के ट्रेड या फिर इकोनॉमिक स्फीयर में इंटरवेंशन करता है तो वह डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर के नाम पे करता है, जबकि वास्तव में ये स्थिति है कि उससे जो व्यक्ति की इकोनॉमिक फ्रीडम है, यानी कि लिबर्टी है, ट्रेड लिबर्टी है, उसको हार्म होता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि स्टेट जो कर रहा है उनके लिए वो सही है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो इसी को इन्होंने इनविजिबल हैंड कहा। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट दी, जिसमें इन्होंने लिखा कि द स्टेट शुड बी फार डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट एंड मार्केट शुड बी फ्री फ्रॉम द स्टेट बिकॉज इट इज़ मैनेज्ड बाय द इनविजिबल हैंड। तो बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि जो मार्केट है उसको स्टेट से दूर रहना चाहिए और स्टेट को मार्केट से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मार्केट होता है, यानी कि जो स्टेट के काम होते हैं, वो इनविजिबल हैंड के द्वारा होते हैं, अदृश्य हाथ के द्वारा होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्टेट जब ट्रेड या फिर इकोनॉमिक्स में या
जो मार्केट होता है उसमें इंटरवेंशन करता है तो वो इनविजिबल हैंड से करता है। मतलब लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि स्टेट क्या कर रहा है। स्टेट वेलफेयर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे इंटरवेंशन करता है, लेकिन उससे क्या होता है, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कि लोगों की जो फ्रीडम होती है वो कटेल हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको बेसिकली इन्होंने इनविजिबल हैंड कहा है। अगले थिंकर का नाम आता है बेंथम। तो बेंथम की जब हम बात करते हैं तो इनको जाना जाता है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद के इन्हें जनक के रूप में देखा जाता है। और इन्होंने यूटिलिटी की बात की, हेडोइज्म की बात की। इन्होंने कहा कि राज्य के ऐसे काम होने चाहिए जो व्यक्ति की उपयोगिता को बढ़ा सके। यूटिलिटी का मतलब होता है ऐसे कुछ काम जिससे व्यक्ति की जो लाइफ है वो ब्लिसफुल हो सके, ग्लोरियस हो सके, सुख की प्राप्ति उसे हो सके। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि राज्य के काम इस तरह से होने चाहिए कि लोगों को, यानी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की प्राप्ति हो सके, यानी कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सके। और इन्होंने कहा कि राज्य के जो कानून हैं वे इस तरह से संचालित होने चाहिए कि अधिक से अधिक व्यक्ति को हेडोइज्म की प्राप्ति हो, यानी कि सुखवाद की प्राप्ति हो, उन्हें अधिक से अधिक सुख मिले। बेंथम ने एक कोट किया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि नेचर हैज प्लेस्ड अस अंडर टू सॉवरेन्स, वन इज पेन एंड अनदर इज प्लेजर। तो ये कहते हैं कि प्रकृति ने हमें दो संप्रभुताओं के अधीन रखा है, एक है सुख और दूसरा है दुख। अधिक से अधिक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और कम से कम व्यक्ति कम से कम दुख को प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। अगले स्कॉलर का नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर। तो जब हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, तो इन्होंने भी मिनिमल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए और शासन ऐसा हो जो व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करे। और इन्होंने स्टेट को कहा ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्टेट के साथ इन्होंने आंगिक थ्योरी को जोड़ा, ऑर्गेनिज्म थ्योरी को दिया। इन्होंने शरीर के साथ राज्य की तुलना की और इनकी प्रमुख कृति द मैन वर्सेस द स्टेट, जो कि 1884 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो योग्य है, जो पावरफुल है, जो शक्तिशाली है, उसको ही जीने का अधिकार है। वैसे भी स्पेंसर के बारे में एक बात बहुत ही उल्लेखनीय है। इन्होंने कहा था कि समाज में जितने भी कमज़ोर लोग होते हैं, अपंग होते हैं, यानी कि फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, ऐसे लोगों को राज्य को सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, उनके लिए वेलफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करता है राज्य तो उसके लिए वह विशेष रूप से निंदनीय होगा। स्टेट के फंक्शंस को समझने की अगली थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी का जन्म होता है 19वीं सेंचुरी में और इसके पायनियर अर्थात अग्रदूत रहे हैं कार्ल मार्क्स। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं या फिर आर्ग्यूमेंट हैं, जिनमें पहली है कि स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। मार्क्सवाद से जुड़े जितने भी विचारक हैं उन्होंने यही कहा है कि स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कृत्रिम संस्था है जिसे कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, राज्य कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि डिवाइन ऑर्डर के द्वारा स्थापित की गई हो, और ना ही कोई राज्य ऐसी संस्था है जो एक वेलफेयर के काम करने के उद्देश्य से अस्तित्व में आई हो। वहीं इसकी दूसरी आर्ग्यूमेंट है कि इसको स्थापित किया गया था कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा। मार्क्स खुद ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास ने ही अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए राज्य नामक एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी। वहीं इसकी अगली जो विशेषता है या फिर आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि स्टेट एक एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटलिस्ट जो क्लास है उनके हाथों का टूल है जिसके द्वारा वे अपने से कमज़ोर वर्ग के लोगों या फिर मजदूर लोगों का शोषण करते हैं, उनसे अतिरिक्त मूल्य लेते हैं, सरप्लस वैल्यू लेते हैं। वहीं अगली विशेषता है कि ये एक अननेसेसरी इविल है। तो मार्क्सिस्ट थिंकर जितने भी रहे हैं वे स्टेट को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं और इनकी मान्यता ये रही है क्योंकि राज्य एक बुराई है और ऐसी बुराई है जिसका होना जरूरी नहीं है, इसीलिए ये एक अनावश्यक बुराई है और इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। वहीं इसकी अगली मान्यता रही है कि स्टेट का जो जन्म हुआ है वो किसी सामाजिक समझौते से नहीं हुआ है, भगवान की मर्जी से नहीं हुआ है, बल्कि ये क्लास स्ट्रगल का परिणाम है। मार्क्स ने खुद कहा है कि इतिहास में दो क्लास पाए जाते हैं,
एक कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा जो मजदूर क्लास है यानी कि जो प्रोलेटरिएट क्लास है। तो उन दोनों के बीच इतिहास में संघर्ष रहा है और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही कैपिटलिस्ट क्लास ने अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए राज्य जैसे एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। वहीं इसकी अगली विशेषता है कि ये बर्जुआ जो क्लास है उनका टूल है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरह काम करती है जो सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास या फिर बर्जुआ क्लास के हितों के लिए ही काम करती है। और इसकी अगली इंपॉर्टेंट विशेषता है कि स्टेट हैज़ टू विदर अवे, यानी कि स्टेट को एक दिन ख़त्म होना है। कार्ल मार्क्स ने खुद कहा है कि जो मार्क्सिज्म का या फिर जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो है कम्युनिज्म की स्थापना, और कम्युनिज्म तभी स्थापित हो सकता है जब राज्य खत्म होगा, यानी कि क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी, तब जाकर कम्युनिज्म स्थापित होगा। वैसे तो मार्क्सिस्ट थ्योरी से जुड़े थिंकर्स बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मैंने मेन जो थिंकर्स हैं उनके नाम यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, जिनमें पहला नाम आता है कार्ल मार्क्स का, दूसरा नाम आता है फ्रेडरिक एंजल्स का, तीसरा नाम आता है लेनिन का, चौथा नाम आता है रोजा लग्जमबर्ग का, पांचवा नाम आता है पोलांतजा का और छठा नाम आता है रॉल्फ मिल्हीवेन का। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रमुख कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 को पब्लिश होती है उसमें कहा था कि स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो राज्य है वो पूंजीपति वर्ग के लोगों की एक कार्यकारिणी समिति होती है। कार्ल मार्क्स ने राज्य संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जिनमें से पहली बात इन्होंने कही है कि राज्य एक ऑप्रेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन होता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि राज्य क्लास स्ट्रगल का परिणाम होता है। तीसरी बात इन्होंने कही कि राज्य कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। चौथी बात इन्होंने कही कि राज्य पावर पर ही आधारित होता है। पांचवी बात इन्होंने कही थी कि जो स्टेट है उसको कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा अपने इंटरेस्ट्स को गेन करने के लिए स्थापित किया जाता है। और लास्ट में इन्होंने कहा कि अंत में ऐसी अवस्था आएगी जब राज्य को प्रोलेटरिएट क्लास यानी कि जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं यानी कि मजदूर लोग हैं उनके द्वारा राज्य को खत्म कर दिया जाएगा, राज्य का अंत कर दिया जाएगा और कम्युनिज्म की स्थापना कर दी जाएगी। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अगले थिंकर का नाम आता है फ्रेडरिक एंजल्स का। तो जब हम बात करते हैं फ्रेडरिक एंजल्स की तो इन्होंने अपनी प्रमुख कृति द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट जो कि 1884 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने स्टेट के बारे में बताया है और इन्होंने इसमें कहा है कि जो राज्य है उसकी अवस्था से पूर्व यानी कि जब राज्य नहीं बना था तो उस अवस्था से पूर्व दुनिया में मैट्रियार्किकल सोसाइटी पाई जाती थी, यानी कि माँ के नाम पे वंश चलता था, मात्र सत्तात्मक समाज था। और वहीं इन्होंने कहा है कि राज्य एक एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन होता है जिसके द्वारा कैपिटलिस्ट जो क्लास के लोग हैं उनके द्वारा मजदूर वर्ग के लोग यानी कि प्रोलेटरिएट क्लास के जो लोग हैं उनका शोषण किया जाता है। अगले थिंकर का नाम आता है लेनिन। तो जब हम बात करते हैं लेनिन की तो इन्होंने अपनी प्रमुख कृति द स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो कि 1917 को पब्लिश होती है, इस कृति में लिखा था कि राज्य धनवान वर्ग की कठपुतली है, राज्य सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता है। अगले स्कॉलर का नाम आता है निकोस पोलांतजा। तो बेसिकली निकोस पोलांतजा ने राज्य के बारे में रिलेटिव ऑटोनॉमी की थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि राज्य की एक सापेक्ष स्वायत्तता होती है। बेसिकली इन्होंने रॉल्फ मिल्हीवेन का जो आइडिया है जिनमें इन्होंने इंस्ट्रूमेंटलिज्म की बात की थी और राज्य को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताया था जो कि कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में होता है और उनके हितों के लिए काम करता है और वर्जुआ जो क्लास है उनके लिए ही काम करता है, जबकि जो प्रोलेटरिएट क्लास है उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो बेसिकली इस थ्योरी में जो पोलांतजा है उन्होंने ये कहा था कि राज्य की एक सापेक्ष स्वायत्तता होती है, राज्य दोनों वर्गों के लिए एक जैसा काम करता है, किसी एक वर्ग का ना तो एक्सप्लॉयटेशन करता है ना ही बेनिफिट करता है किसी एक वर्ग का, बल्कि दोनों ही क्लासेस चाहे प्रोलेटरिएट क्लास हो या फिर बर्जुआ क्लास हो दोनों के लिए ही काम करता है और ऐसा काम करने में वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, किसी एक वर्ग के हाथों में वो इंस्ट्रूमेंट या फिर उपकरण की तरह नहीं होता है। स्टेट के फंक्शन की नेक्स्ट थ्योरी आती है सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरी।
तो इस थ्योरी का जन्म होता है 20th सेंचुरी में, और 20th सेंचुरी में ये काफ़ी डेवलप हो जाती है। इसकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स रही है, जिनमें पहली आर्ग्यूमेंट है सपोर्ट टू वेलफेयर स्टेट। इसने कल्याणकारी राज्य को सपोर्ट दिया है, यानी कि ये बताया है कि कल्याणकारी राज्य लोगों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जबकि इसके उलट जो लिबरल थ्योरी है उसने रिजेक्ट किया था वेलफेयर स्टेट को, और उसने पुलिस स्टेट की बात की थी। वहीं इसकी अगली आर्ग्यूमेंट है पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट। पॉजिटिव का मतलब ये है कि स्टेट सिर्फ सिक्योरिटी या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड ही कार्य नहीं करेगा, बल्कि लोगों के वेलफेयर से जुड़े कार्य करेगा, लोगों के डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा। वहीं इसकी अगली विशेषता या फिर आर्ग्यूमेंट है क्रिटिसिज्म ऑफ लेसे फेयर। लेसे फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की जो नीति है वो लिबरल्स की बहुत बड़ी विशेषता रही है, लेकिन इसने इस पॉलिसी को क्रिटिसिज्म किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये बताता है कि राज्य जितना ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा उतना ही लोगों का वेलफेयर होगा, डेवलपमेंट होगा। इसकी अगली विशेषता रही है क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल थ्योरी। इसने लिबरल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि लिबरल थ्योरी लिमिटेड है, यानी कि स्टेट के लिमिटेड रोल को बताती है, और साथ में पुलिस स्टेट की बात करती है, और वेलफेयर स्टेट को ये रिजेक्ट करती है। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरी ने लिबरल थ्योरी की क्रिटिसिज्म की है। वहीं इसकी अगली आर्ग्यूमेंट है सपोर्ट टू सोशल डेमोक्रेसी। तो ये सोशल डेमोक्रेसी की बात करती है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे सोशलिज्म से जुड़े फैक्ट्स हो जिसके आधार पे लोग समान हो, लोगों को समान रूप से अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सोशल वैल्यूज़ हो, तो इसको बेसिकली हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जो सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरी है ये सपोर्ट करती है सोशल डेमोक्रेसी को। सोशल वेलफेयर थ्योरी से जुड़े कुछ की थिंकर्स रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है टी.एस. ग्रीन का, दूसरा नाम आता है जे.एस. मिल का, तीसरा नाम आता है लॉस्की का, चौथा नाम आता है हॉबाउस का। वहीं इंडियन ट्रेडिशन में या फिर इंडिया में भी नेहरू और अंबेडकर ने सपोर्ट किया था सोशल वेलफेयर थ्योरी को, यानी कि इन्होंने सोशल वेलफेयरिज्म और सोशल वेलफेयर को इंडिया में अपनाने की कोशिश की थी और उस बात पर फोकस किया था। स्टेट के फंक्शन को समझने की नेक्स्ट थ्योरी आती है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट थ्योरी। तो इस थ्योरी का जन्म होता है मिड 20th सेंचुरी में, और ख़ास बात ये है कि ये एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन देशों की स्टडी करती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स रहे हैं वहाँ पर राष्ट्र निर्माण पे ये फोकस करती है। और पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ऐसे स्टेट होते हैं जो कभी ना कभी कॉलोनियलिज्म के अधीन रहे हैं, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा कॉलोनाइज्ड किए गए थे, गुलाम बनाए गए थे। और ख़ास बात ये भी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो हेजेमनी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ही सुपीरियर है, उसके पास ही मॉडर्निटी है, साइंस है, आर्ट है, कल्चर है, इस तरह की जो वेस्टर्न वर्ल्ड की हेजेमनी है उसको ये रिजेक्ट करती है। वहीं ये कॉलोनियलिज्म की क्रिटिसिज्म करती है, और किस तरह से जो कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट पड़े हैं जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं उनकी भी स्टडी करती है। और ख़ास बात यह है कि इसको जाना जाता है डेवलपमेंटल थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये फोकस करती है कि जो न्यूली फ्री कंट्रीज़ है या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जिनको हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स भी कहते हैं, वहाँ पर ये डेवलपमेंटल की बात करती है, डेवलपमेंट के प्रश्न को उठाती है कि वहाँ पर या फिर उन कंट्रीज़ में किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं, जिनमें पहला नाम आता है फ्रांज फैनो का, दूसरा नाम आता है सईद का, तीसरा नाम आता है स्पीबेक का, चौथा नाम आता है भाभा का, पांचवा नाम आता है एचबे का, छठा नाम आता है पार्था चटर्जी का, सातवां नाम आता है स्टुअर्ट हॉल का, आठवां नाम आता है ई.एम. फोस्टर का, नाइन्थ नेम आता है रणजीत गुहा, फिर अगला नाम आता है अजीज़ अहमद, फिर अगला नाम आता है आर.एस. राजन, फिर आता है एन्या लुम्बा, फिर आता है चक्रवर्ती, और लास्ट में आता है रवि कुमार। तो ये जितने भी थिंकर्स है या फिर स्कॉलर्स है ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट थ्योरी से जुड़े हैं। अब हम फैनॉन को समझ लेते हैं कि आखिर वे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के ऊपर क्या कहते हैं। तो फैनॉन ने कहा है कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल है वे बेसिकली कॉलोनियल एलियनेशन के शिकार है, यानी कि जो मूल निवासी है या कॉलोनाइज्ड पीपल है वे खुद की लैंग्वेज, खुद का कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उससे ही परायपन के शिकार हो गए हैं। वे अपने देश में रहते हुए भी जो वेस्टर्न वैल्यूज़ है, कल्चर है, नॉर्म्स है, उसी को फॉलो करते हैं, उसी को अपनाते हैं, और अपने देश में रहते हुए अपनी संस्कृति के बीच, अपनी भाषा के बीच रहते हुए भी उसको वो अपने लाइफ में नहीं उतार पाते हैं, जिसको
फैनॉन ने कॉलोनियल एलियनेशन कहा है। इसके साथ साथ इन्होंने डबल कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट भी दिया है, जिसमें ये कहते हैं कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल है, जो मूल निवासी है, वे डबल कॉन्शियसनेस के शिकार हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनकी अपनी वैल्यूज़ है, कल्चर है, नॉर्म्स है, दूसरी तरफ वे वेस्टर्न जो कल्चर है, रहन सहन है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी लैंग्वेज है, उसको अपना रहे हैं। तो इस तरह से जो कॉलोनाइज्ड पीपल है या मूल निवासी है, उनके अंदर एक डबल कॉन्शियसनेस चालू हो गई है, पैदा हो गई है। फैनॉन ने डीकोलोनाइजेशन के लिए वॉयलेंट रेवोल्यूशन का सहारा लिया है, यानी कि इन्होंने बोला है कि वॉयलेंट रेवोल्यूशन में ही हम जो कॉलोनाइज कंट्री है वहाँ पर नए प्रकार का एक समाज स्थापित कर सकते हैं, वहाँ पर विकास कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि डीकोलोनाइजेशन दो आधारों पर हो सकता है, पहला है फिजिकली और दूसरा है साइकोलॉजिकली। फिजिकली लेवल पे ये कहते हैं कि जब जो अंग्रेज लोग हैं या फिर वेस्टर्न लोग हैं, जो कॉलोनाइजर है, जब उनको मूल निवासियों की ज़मीन से भगा दिया जाएगा तो उसको फिजिकली कहते हैं। वहीं साइकोलॉजी कहते हैं जब जो मूल निवासी लोग हैं, जबकि उनकी दिमाग की जो हालत है उसको ठीक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी इस तरह की बातें बैठी हुई है कि उनका कल्चर पुअर है, उनकी लैंग्वेज साधारण है, वहाँ के जो लोग हैं वो साधारण हैं, वे इन्फीरियर है। तो इस तरह की जो साइकोलॉजी लेवल की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जब उसको दूर किया जाएगा तो साइकोलॉजी लेवल पे भी जो मूल निवासी है या फिर जो कॉलोनाइज्ड है वे डीकोलोनाइजेशन हो जाएंगे, यानी कि उपनिवेशवाद वे हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, गुलाम नहीं रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने डीकोलोनाइजेशन को दो भागों में बांटा है, एक है फिजिकली और दूसरा है साइकोलॉजी। फैनॉन कहते हैं कि जब ये दोनों चीज़ें हो जाएगी तब जाकर ही जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा और एक नए प्रकार की सोसाइटी का निर्माण किया जा सकेगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि एडवर्ड सईद पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बारे में क्या कहते हैं। तो एडवर्ड सईद ने अपनी प्रमुख कृति ओरिएंटलिज्म, जो कि 1978 को पब्लिश होती है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया ओरिएंटलिज्म का, जिसमें इन्होंने जो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट का जो कंसेप्ट है उसको क्रिटिसाइज किया है और इसको इन्होंने बताया है स्टाइल ऑफ थॉट। देखिए, ओरिएंट का मतलब होता है जो पूर्वी देश है, जो पिछड़े देश हैं, और ऑक्सीडेंट ऐसे देशों के लोगों को समझा जाता है जो वेस्टर्न है, जो सिविलाइज्ड है। तो ओरिएंटलिज्म नामक जो इनकी कृति है, इसमें इन्होंने जो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल है, जो कि यूरोपियन लोगों के द्वारा या फिर जो यूरोपियन स्कॉलर्स है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा इसको बनाया गया है ताकि अपने आप को वे सुपीरियर समझ सके और जो पूर्वी देश है उनको इन्फीरियर बता सके। तो इसको इन्होंने बेसिकली स्टाइल ऑफ थॉट बताया है, यानी कि जो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक विचार की संतान है, सिर्फ वैचारिक रूप में ही ये विद्यमान है, रियलिटी से इसका कोई नाता नहीं है। लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं स्टेट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को, जो कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला नाम आता है नेशन स्टेट का। तो नेशन स्टेट लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनका सेम कल्चर होता है, सेम लैंग्वेज होती है, सेम हिस्ट्री होती है, जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में फॉर्म्ड करते हैं। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री, तो इसकी हिस्ट्री शुरू होती है मैकियावेली से, क्योंकि मैकियावेली ने ही सबसे पहले नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया था। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम रूसो ने भी इसको काफ़ी यूज़ किया था, पॉलिटिकल नेशनलिज्म का रूसो ने कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन इससे पहले 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया में भी जो कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का वो एमर्ज हुआ था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऐसा माना जाता है कि फ्रांस ऐसी पहली कंट्री थी जिसको नेशन स्टेट के रूप में देखा जाता है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि 1649 में जो इंग्लिश कॉमनवेल्थ एस्टेब्लिश हुआ था उसको नेशन स्टेट का पहला एग्जाम्पल देखा जा सकता है। नेशन स्टेट का वास्तविक अर्थों में जो एक कंसेप्ट है उसको पाया जाता है मैजिनी के गोल में, जिन्होंने कहा था कि एवरी नेशन अ स्टेट, ओनली वन स्टेट फॉर द एंटायर नेशन। अगले प्रकार का स्टेट आता है मिनिमल स्टेट। तो मिनिमल स्टेट एक ऐसे प्रकार का स्टेट है जिसके पास बहुत कम पावर होती है, बहुत कम काम होते हैं, जो एक पुलिस स्टेट के रूप में अपने फंक्शंस को निभाता है। और ख़ास बात यह है कि मिनिमल स्टेट का जो कंसेप्ट है वो जुड़ा है क्लासिकल लिबरल्स के साथ, जो स्टेट को केवल पुलिस के कार्य यानी कि लॉ, ऑर्डर, सिक्योरिटी, पीस, इस तरह के जो काम हैं
उनको करने की अनुमति देता है। तो ये बेसिकली क्लासिकल लिबरल से जुड़ा है और ये जो स्टेट है ये एक्ट करता है, कार्य करता है नाइट वॉचमैन के रूप में। अगले प्रकार का स्टेट आता है टोटलिटेरियन स्टेट। तो जब हम बात करते हैं टोटलिटेरियन स्टेट की, तो ये एक प्रकार का ऐसा स्टेट है जो इंडिविजुअल की लाइफ को अपने अधीन करता है, यानी कि लोगों की जो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ है उनके सभी पहलुओं को कंट्रोल करता है और लोगों को अपनी अनुमति से अपनी लाइफ को जीने का अधिकार नहीं देता है। तो इसके जो एग्जाम्पल रहे हैं वो है, पहला आता है हिटलर का जर्मनी, दूसरा आता है मुसोलिनी का इटली और तीसरा आता है स्टालिन का यूएसएसआर। अगला स्टेट आता है रिलीजियस स्टेट। तो जब हम बात करते हैं रिलीजियस स्टेट की, तो ये एक ऐसे प्रकार का स्टेट होता है जहाँ पर स्टेट को कंट्रोल किया जाता है धर्म के द्वारा या फिर जो कोई रिलीजियस लीडर होता है उसके द्वारा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एक तो इसका स्टेट रिलीजन होता है, यानी कि राज्य का विशेष धर्म होता है, और इसमें एग्जाम्पल देखा जा सकता है जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म रहा है, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ जो रिलीजियन है वो भी इसमें देखा जा सकता है। और पाकिस्तान में जो जिया उल हक के नेतृत्व में 1978 में जो इस्लामीकरण पाकिस्तान में हुआ था वह भी रिलीजियस स्टेट के रूप में देखा जा सकता है। वहीं जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है जो 1979 में अयतुल्ला खौमेनी के नेतृत्व में आई थी, उसको भी एक रिलीजियस स्टेट के रूप में देखा जा सकता है। अगली शब्दावली आती है नैनी स्टेट। तो नैनी स्टेट एक प्रकार का ऐसा स्टेट है या फिर एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर स्टेट के जो काम होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि लोगों की हद से ज़्यादा सुरक्षा करना कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, पूरी तरह से सिक्योर है, हेल्थ के मामले में सिक्योर है, पढ़ाई के मामले में किस तरह के काम कर रहे हैं। इस तरह से जब स्टेट ओवर प्रोटेक्टिव कार्य करता है तो उसे नैनी स्टेट कहा जाता है। तो बेसिकली इसको नैनी, जिसे हम हिंदी में दाई कहते हैं, उसके साथ जोड़ के देखा जा सकता है। जिस तरह से एक दाई या फिर नैनी एक छोटे से बच्चे की केयर करती है, उसकी बॉडी मसाज करती है, उसको नहलाती है, उसकी पूरी तरह से केयर करती है खाने पीने की, उसी तरह से स्टेट भी अपने जो लोग हैं उनकी केयर करता है। तो इस शब्दावली को सबसे पहले कॉइंड किया था या फिर यूज़ किया था ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि कंजर्वेटिव लीडर रहे हैं, जिनका नाम था लयन मैक्लॉयड। इन्होंने 3 दिसंबर 1965 को कहा था, जो कि बाद में द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुआ था, व्हाट आई लाइक टू कॉल द नैनी स्टेट। और बाद में इस शब्दावली को पॉपुलराइज किया था बर्नार्ड लेविन ने, एवरेन वॉक ने, और बाद में चलकर मार्गरेट थैचर ने भी इसे काफ़ी पॉपुलराइज किया। नेक्स्ट प्रकार का स्टेट आता है सुजेरियन स्टेट। तो सुजेरियन स्टेट बेसिकली एक प्रकार का ऐसा पावरफुल स्टेट होता है जो किसी दूसरे अधीन या फिर सामंत्य सहायक स्टेट को अपने कंट्रोल में करता है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने अनुसार चलाता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो ऑटोमन एम्पायर है, इंपीरियल चाइना रहा है, द यूएस ओवर प्यूर्टो रिको, मैक्रोनेशिया एंड टोंगो, और वहीं डेनमार्क ओवर ग्रीनलैंड, तंजानिया ओवर जानिम्बर एंड ग्रीस ओवर हॉलीमोंट। तो इस तरह के एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं सुजेरियन स्टेट के। अगली टर्म आती है गैरिसन स्टेट। तो गैरिसन स्टेट बेसिकली एक ऐसे प्रकार का स्टेट होता है जो प्राइमरली फोकस करता है मिलिट्री सिक्योरिटी पे। तो ये एक ऐसे प्रकार का स्टेट होता है जिसे मेंटेन या फिर कंट्रोल किया जाता है मिलिट्री पावर के द्वारा। और इसके अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसको यूएसए को देखा जा सकता है, जब यूएसए ने कोल्ड वॉर के दौरान काफ़ी मात्रा में मिलिट्री को यूज़ किया था। और नोट करने वाली बात यह है कि 1941 में हेराल्ड लासबेल ने गैरिसन शब्दावली को कॉइंड किया था। नेक्स्ट टर्म आती है रोग स्टेट। तो रोग स्टेट बेसिकली एक प्रकार का ऐसा स्टेट होता है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी से अपने पड़ोसियों या फिर दूसरे देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है, जो हमेशा से आक्रामक नीति अपनाता है और जो बड़ी मात्रा में हथियारों को बनाता है और टेररिज्म के साथ अपना सहयोग देता है, उसे बढ़ावा देता है। तो रोग स्टेट जो शब्दावली है वो यूएस गवर्नमेंट ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में कई बार यूज़ किया था, इसको काफ़ी पॉपुलराइज किया था। वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको यूएसए ने रोग स्टेट का दर्जा दिया हुआ है, जिनमें पहला नाम आता है अफगानिस्तान, फिर आता है बेलारूस, अगला नाम चाइना, फिर ईरान, फिर आता है निकारागुआ, फिर आता है नॉर्थ कोरिया, सीरिया एंड वेनेजुएला। इन सभी देशों को यूएसए ने रोग स्टेट का दर्जा दिया हुआ है। अगले प्रकार का स्टेट आता है डीप स्टेट। तो डीप स्टेट बेसिकली एक ऐसे
लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर एक ऐसे प्रकार का स्टेट होता है जहां पर मिलिट्री, पुलिस और पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा स्टेट को कंट्रोल किया जाता है और वहां पर किसी भी तरह के इलेक्शन नहीं होते हैं, बल्कि बिना इलेक्शन के ही उस स्टेट को कंट्रोल किया जाता है और वहां पर कार्य किए जाते हैं, फंक्शन किए जाते हैं। तो इस तरह की जो शब्दावली है सबसे पहले टर्की में 1990s के डिकेड में यूज़ की गई थी। और नोट करने वाली बात यह है कि जो डीप स्टेट की शब्दावली है उसको काफ़ी मात्रा में प्रोत्साहन मिला था 2016 के जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जब दोनों ही पार्टी अर्थात रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस शब्दावली को बार बार यूज़ किया था। अगले प्रकार का स्टेट आता है सॉफ्ट स्टेट। तो बेसिकली सॉफ्ट स्टेट एक ऐसे प्रकार का स्टेट होता है जो अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए इवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को अपनाता है, ना कि रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को। और अपने प्रमुख वर्क एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, जो कि 1968 में पब्लिश होती है, इसमें गुनार मेडल ने जो सॉफ्ट स्टेट शब्दावली है उसको कॉइंड किया था, उसको यूज़ किया था और इन्होंने इंडिया को एक सॉफ्ट स्टेट माना था, क्योंकि इंडिया ने आज़ादी के बाद अपना विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए सॉफ्ट रिफॉर्म्स अपनाए थे। अगले प्रकार का स्टेट आता है फेल्ड स्टेट। तो फेल्ड स्टेट बेसिकली एक ऐसे प्रकार का स्टेट होता है जहां पर गवर्नमेंट अपने जो बेसिक फंक्शंस होते हैं या फिर जो कुछ काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको नहीं निभा पाता है। जैसे कुछ मिलिट्री डिफेंस के काम होते हैं, लॉ को लागू करना है, जस्टिस को बढ़ावा देना है, एजुकेशन को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ये सारे काम स्टेट नहीं कर पाता है तो उसको फेल्ड स्टेट कहा जाता है। तो फेल्ड स्टेट की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे एक तो ऑनगोइंग सिविल वायलेंस चलता रहता है, यानी कि नागरिक हिंसा रहती है, मारपीट रहती है, करप्शन काफ़ी रहता है, क्राइम काफ़ी बढ़ते हैं, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है। तो अगर हम देखें तो येमेन को वर्ल्ड का सबसे मोस्ट फेल्ड स्टेट माना जाता है, वहीं सोमालिया, साउथ सूडान और सीरिया को भी फेल्ड स्टेट के रूप में देखा जाता है। अगले प्रकार का स्टेट आता है प्रोटो स्टेट। तो बेसिकली प्रोटो स्टेट एक ऐसे प्रकार का स्टेट है या फिर एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी है जो पूरी तरह से फुल सॉवरन स्टेट नहीं होता है, जो पूरी तरह से ऑटोनॉमस स्टेट नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे के कंट्रोल में काम करता है। इसीलिए इस प्रकार के स्टेट को क्वेसी स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टेट के ऊपर, स्टेट की फंक्शंस की जितनी भी थ्योरीज है उसके ऊपर और जितनी भी स्टेट से जुड़ी टर्मिनोलॉजीज रही है उसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के साथ बहुत एंजॉय किया होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।